Hello and welcome students. So today we are back with another lecture and today we are going to study our next poem, that is How to Tell Wild Animals by Carolyn Wells. Okay. So basically this is a very humorous poem in which we are being told how to identify an animal after he has eaten us. After we have been a prey of a beast, we have to identify which animal were we eaten by. तो ये एक ह्यूमरस पोएम है जिसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा एनिमल है और वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जब वो एनिमल हमें खा लेगा. तो जो कैरोलिन वेल्स हैं ये हमें बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस वे में बताती हैं कि आप कैसे एनिमल्स के बारे में उनको देखकर नहीं बल्कि उनके प्रे करने के वे को आप पहचान कर बता पाएंगे कि वो कैसे आप मतलब वो कौन से एनिमल है. तो पहले हम एक ब्रीफ लेते हैं पोएटेस के बारे में. सो कैरोलिन वेल्स वाज एन अमेरिकन पोएट who was born in June 1862 in Rahway, New Jersey, and she passed away in 1942. She was an American poet and a novelist. So she was both a poet as well as a novel writer, novelist, whose earlier writing covered the areas such as children's stories and nonsense poetry. So basically by nonsense poetry here we mean by a humorous kind of poem and the poem which have less of sense and more of humor. तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इनकी वो स्टोरीज या उनकी पोम्स पढ़ेंगे जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें फनी वे में इंटरैक्ट करने को मिलेगा रादर देन कोई भी चीज़ मॉरली या फिर हमें इंटेलेक्चुअली समझाई जाए. सो इनके बारे में हमने देख लिया. नाउ लेट अस सी द इंट्रोडक्शन. जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं उसका. This humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. Read it aloud, keeping a strong and regular rhythm. So हम स्टैंजा वाइज इस पोम को पढ़ेंगे और हर एक स्टैंजा का रिदम है तो हमें रिदम वाइज एक एक स्टैंजा करके पढ़ना है और हमें ये पता लगाना है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. यहाँ पर जो टेल वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आइडेंटिफाई. ठीक है. तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई हम कौन से एनिमल से खाए गए हैं, कौन सा एनिमल है जिसने हमें खाया है, उसको हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है. ओके. सो लेट अस सी. ओके. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द पोएम. इफ यू एवर शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, if he roars at you as you're dying, you'll know it's the Asian lion. So basically यहाँ पर क्या हो रहा है? आपको पोएटेस बोल रही हैं कि if you should go by chance, अगर आप गलती से चले जाते हो कहाँ पर? To the jungles in the east, ईस्ट के जंगल्स में. And if there should to you advance, ये लाइन जो है ये आपको इन्वर्जन पोएटिक डिवाइस होता है एक, उसके अकॉर्डिंग लिखी गई है. कुछ वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया है. If there should to you advance, अगर वहां पर कोई भी एनिमल जो है वो आपके एडवांस में यानी कि आपके फ्रंट में आ जाता है, अगर कोई भी एनिमल आपके फ्रंट में आकर खड़ा हो जाता है आपके सामने, should to you advance a large and tawny beast. tawny का बेसिक मतलब क्या होता है? It's a bright golden orangish color जहां पर आपको जो आपको एक एनिमल पे दिखता है, एक बड़ा सा और टाउनी सा बीस्ट है. If he roars at you as you are dying, और जो आप पे जोर से रोर कर रहा है जब आप मरने वाले हो, उसको देखकर उसकी रोर को सुनकर you will know it's the Asian lion. आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है, वो एक एशियन लायन है. तो बेसिकली यहाँ पे वो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि आपको अगर एशियन लायन दिख जाएगा तो आपको देखने से पता नहीं चलेगा, वो इस तरीके से आपको मारेगा, इस तरीके से रोर करेगा आपके ऊपर कि आप उसकी रोर सुनकर ही डर जाओगे और फिर आपको पता चलेगा कि वो कौन है, वो एशियन लायन है. सो यहाँ पर जो डाइंग वर्ड है इसका बेसिक जो फुल फॉर्म है वो है डाइंग. तो वो आपको इतनी जोर से रोर करेगा कि आप मरने वाले हो और तब आपको पता चलेगा कि वो एशियन लायन है. तो ये आपको एक ह्यूमरस वे कनेक्टिविटी पता चल गई होगी जैसे पोएट बता रही हैं. वो आपको ये बता रही है कि आपको आपके मरने के मेथड से वे से जो एनिमल
जिस मेथड को यूज करेगा आपको मारने का, उससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे वो आप पे अटैक करेगा आपको मारने के लिए, वैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। देन नेक्स्ट इज, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और अगर कभी घूमते हुए आपको कोई भी एनिमल मिल जाता है, आप थोड़ा सा आगे चल रहे हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक हम्बल सा वाइल्ड सा बीस्ट जो है वो आपको ग्रीट करने आता है, मिलने आता है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसके ग्राउंड का मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या है, बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड का मतलब क्या है, जो बॉडी है, जो बॉडी है टाइगर या फिर जो ये एनिमल आपको दिख रहा है उसकी, तो इसका जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर का है और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स बनी हुई हैं। तो वो ब्लैक स्ट्राइप्स किसकी हैं, उसके बॉडी के ऊपर पार्ट्स की। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और नोटिस करना जब वो तुम्हें खा लेगा। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो ये जो सिंपल रूल है, जब आपको उसकी बॉडी देखकर वो आपको ग्रीट करने आएगा बहुत अच्छे से हम्बली, और फिर वो आपको हम्बल ग्रीट करने के बाद खा जाएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा, ये सिंपल रूल जो है वो आपको हेल्प करेगा जानने में कि वो कौन था, बंगाल टाइगर टू डिसर्न। बेसिकली ये जो वर्ड लिखा है यहाँ डिसर्न, इसका मतलब होता है टू आइडेंटिफाई, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है डिसर्न। सो यहाँ पर भी बंगाल टाइगर टू डिसर्न बेसिकली एक इन्वर्जन वाला पोएटिक डिवाइस है, जहां पर एक्यूरेट जो स्टेटमेंट है वो होना चाहिए टू डिसर्न द बंगाल टाइगर, यानी टू आइडेंटिफाई द बंगाल टाइगर। बट उन्होंने थोड़ा सा राइम बनाने के लिए, ताकि आपका लास्ट में राइम स्कीम सेट हो पाए, इसीलिए पोएट ने क्या करा, इन्वर्जन का यूज करा, वर्ड्स का जगह जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, so now next we'll move out to the next slide. In the next stanza we'll see, if strolling forward, the strolling means walking very leisurely, अगर आप आराम आराम से आगे चल रहे हो, मतलब आप इस जंगल में हो और अभी भी आप थोड़ा सा बच गए हो, तो if strolling forth a beast you view, view means you see, अगर आपको एक बीस्ट दिखता है, whose hide with spots is peppered, this word here is peppered. So whose hide with peppered, hide का मतलब क्या होता है बच्चों, hide का मतलब होता है एनिमल का स्किन, the skin of the animal. So whose skin with spots is peppered, जिसका स्किन जो है वो स्पॉट्स, इस एनिमल को आप देख रहे हो, इसके स्किन पे हर जगह स्पॉट्स पड़े हुए हैं, ब्लैक ब्लैक। पेपर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे पेपर इज बेसिकली द स्प्रिंकल, द ब्लैक सॉल्ट वी से, सो इसकी बॉडी भी ऐसे पेपर जैसी हो रही है। ठीक है, as soon as he has leapt on you, leapt का मतलब होता है जोर से उसने आपके ऊपर छलांग मार लिया हो, you will know it's the leopard, तो आपको पता चलेगा कि वो leopard है। मतलब आपको देखने से पता नहीं चलेगा, वो जैसे आ रहा है, जैसे रोर कर रहा है, वैसे पता नहीं चलेगा, वो जब आपके ऊपर कूद जाएगा तब आपको पता चलेगा कि वो कौन है, you will know it's the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he'll only leap and leap again. So यहाँ पर जो word है twill, this means it will do no good to roar with pain. आप रोर कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, जब वो आपके ऊपर कूद गया है, आपको खाने वाला है, आपको दर्द हो रहा है, उसने आपके हैंड्स या शोल्डर्स को ऐसे अपने पॉज से बिल्कुल टाइटली ग्रिप कर लिया है, पकड़ लिया है, तो ऐसा कुछ करने से कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, वो आपके ऊपर लैप ही लैप करता जाएगा, यानी कि वो आपको और ज्यादा प्रेस करता जाएगा। Here you have another poetic device, that is poetic license, where he has used the word leap and leap, और ये word कैसे बना है, ये leapt के टी को मिस करके बनाया गया है। ठीक है, सो वो राइम बनाने के लिए पोएट जो है पोएम में, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट वर्ड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वील सी, if when you're walking round your yard you meet a creature there, आप अपने यार्ड में नॉर्मली लेजरली चल रहे हैं और वहां आपको एक क्रीचर मिलता है, who hugs you very very hard, be sure it's a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress.
सो अगर आप अपने यार्ड में वॉक कर रहे हैं और वहां पर आपको एक क्रीचर मिलता है who hugs you very very hard, जो आपको बहुत जोर से पकड़ के हग कर लेता है, be sure it's a bear. क्योंकि बेयर्स का एक नेचर होता है कि वो जिस भी प्रे को मतलब खाने वाले होते हैं, जो भी उनका प्रे होता है, वो उसको बहुत टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और ग्रिप करने के बाद वो उसको अपने जो भी स्ट्रेंथ होती है उस पर्सन की या उस क्रीचर की, वो पूरी लूज करवा देते हैं. ओके और उसको बहुत वीक करने के बाद देन जब वो डेड हो जाता है देन ही फीड्स ऑन इट. तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपको चलते चलते क्रीचर मिलता है और वो आपको बहुत जोर से हग कर लेता है तो श्योर हो जाना कि वो कौन है, वो एक बेयर है. इफ यू हैव एनी डाउट्स, और फिर भी आपको पता नहीं चलता कि वो कौन सा क्रीचर है, अगर फिर भी आप डाउट में रहते हो कि वो कौन सा क्रीचर है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस. वो आपको, कैरेस का बेसिक मतलब होता है एक बहुत ही ज्यादा जेंटल और लविंग टच, ठीक है, अफेक्शनेट वाला टच, एकदम हग वाला. यहाँ पर उसको सरकास्टिक वे में यूज किया गया है. यहाँ पर कैरेस का मतलब एक जेंटल टच नहीं है, वो आपको इतना जोर से टाइटली हग कर लेगा, इतना टाइटली अपनी आर्म्स में ग्रिप कर लेगा कि आप कैसे भी वहां से अपनी स्ट्रेंथ रिलीज करके भाग नहीं पाओगे. तो ये बहुत ही फनी वे है पोएटस के ये बताने का कि किस तरीके से जो बेयर है वो हमको हग करके हमको मार देगा. तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें खाने वाला एनिमल एक बेयर है, तो हमें उसकी हग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमें उसके जो वे ऑफ होल्डिंग है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ओके ओके नेक्स्ट वी हैव दो टू डिस्टिंग्विश द बीस्ट ऑफ प्रे. A novice might nonplus. The crocodile you always may tell from the hyenas thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. So here also एक बहुत ही ज्यादा sarcastic way में जो poetess हैं वो बोल रही हैं. क्या बोल रही हैं? Though to distinguish beast of prey. Beast of prey मतलब जो प्रे करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इनके बीच डिस्टिंग्विश करना है. डिस्टिंग्विश का मीन्स होता है डिफरेंशिएट करना है. अ नोवाइस माइट नॉनप्लस. बेसिकली नोवाइस का मतलब होता है अ पर्सन हु इज अनएक्सपीरियंस्ड और न्यू टू अ जॉब. ठीक है, अ पर्सन हु इज न्यू टू जॉब. माइट नॉनप्लस, नॉनप्लस का मतलब है ही विल गेट कंफ्यूज्ड और ही विल गेट पजल्ड. अ नोवाइट जो नया पर्सन है और वो कंफ्यूज हो जाएगा. कब कंफ्यूज हो जाएगा? उसको पता नहीं चलेगा कि उसके सामने हाइनास हैं या क्रोकोडाइल्स हैं, कौन सा एनिमल है. वो कंफ्यूज हो जाएगा इनको डिस्टिंग्विश करने में. द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम हाइनास दस. ये दो लाइनें हमें बता रही हैं कि हम किस तरीके से जो है क्रोकोडाइल्स और हाइनास को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं. तो हाइनास का फीचर ये रहा और क्रोकोडाइल का फीचर ये रहा. व्हाट डू हाइनास डू? हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स. हाइनास जो है वो खुशी खुशी आते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है लाइक दीज हाइनास दे आर द लाफिंग बीस्ट. ये इनकी जो आवाज होती है, जब ये आवाज निकालते हैं तो ऐसा लगता है somebody is laughing very loudly. तो इसी का यहाँ पर sarcastic वे में बोला है कि हाइनास जो है वो एक मेरी स्माइल्स के साथ आते हैं, खुशी खुशी आते हैं स्माइल करते हुए. बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स. और ये कहावत तो हम सुनते ही हैं, मगरमच्छ के आंसू, that whenever a crocodile is eating its prey, it starts weeping. Actually, it's not weeping. There are tears, or the eyes of the crocodile are watery and the water just flows from the body of the crocodile. So, crocodile के लिए ऐसा कहा जाता है ना, तो उसी के लिए ही उन्होंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है कि भाई अगर वो हंसता हुआ अपना प्रे पकड़ने की कोशिश करेगा तो वो हाइना है, और अगर वो प्रे को खाते हुए रो रहा होगा तो समझ जाना कि वो कौन है? क्रोकोडाइल. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द क्रोकोडाइल्स एज वेल एज द हाइनास. कि अगर वो मोस्टली आपको यही पूछा जाता है नो वाइट माइट नॉन प्लस का क्या मतलब है. तो नो वाइट का मतलब होता है, नो वाइस का मतलब होता है अ पर्सन हु इज वेरी न्यू टू जॉब, एंड नॉन प्लस का मतलब है ही कैन गेट पजल्ड और कंफ्यूज्ड. किस चीज में? हाइनास को क्रोकोडाइल्स से डिफरेंशिएट करने में. तो हाइनास जो है वो आएंगे मेरी स्माइल्स के साथ और क्रोकोडाइल्स आएंगे हमेशा वीप करते हुए whenever they are having their praise. Next, last is
The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. So आपको जो ट्रू कमेलियन है, ट्रू कमेलियन का मतलब कमेलियन भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है, लेकिन जो ट्रू कमेलियन होता है वो ही अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट कॉमोफ्लेक कर पाता है, एग्जैक्टली अपना कलर जो है वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर पाता है खुद को दूसरे एनिमल्स से छुपाने के लिए. तो जो ट्रू कमेलियन है, जो एक्चुअल में सारे कलर्स में ही कैन एब्जॉर्ब एनी कलर इनटू हिमसेल्फ, वो ही कमेलियन ट्रू कमेलियन होता है. तो जो ट्रू कमेलियन है वो छोटा सा होता है, उसका साइज बहुत बड़ा नहीं होता है, अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और देखने में कुछ लिजार्ड की तरह दिखता है, इट रिसेंबल्स अ लिजार्ड. He hasn't any ears at all. उसके कोई भी ears नहीं होते हैं यहाँ पर, and not a single wing, और ना ही उसकी बॉडी पर कोई wing होता है. If there is nothing on the tree, अगर आपको आपके सामने ट्री पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, आप उससे ऐसे अपने हैंड को रेस्ट देकर या ऐसे लीन करके खड़े हो ट्री के पास में, तो ध्यान रखना, this the chameleon you see, it's the chameleon जो आपने अपने ट्री पर देखा है. क्योंकि ट्री के जो बाक होता है वो कुछ ऑफ ब्राउनिश व्हाइटिश कलर का हो जाता है, और सेम कलर जो है वो कमेलियन एब्जॉर्ब कर कर उसी ट्री के कलर में कॉमोफ्लेक करने लगता है. ठीक है, तो अगर आपको पूरा जो बाक है उस ट्री का वो एकदम सेम दिख रहा है, तो ये समझ जाना कि उस ट्री पर कौन बैठा है, कमेलियन, बिल्कुल ट्री के कलर की तरह उसमें मिक्स होकर. तो ये बहुत ही ज्यादा फनी वे में अपने पोम को, अपना हर एक एनिमल को डिस्क्राइब करते हैं, और ज्यादातर इन्होंने क्या बोला है कि वहां पर वो एनिमल आपको खा जाएगा, उसके बाद आप उसको डिसर्न यानी कि आइडेंटिफाई कर पाओगे. सो दिस वाज अ वेरी वेरी ह्यूमरस पोएम, जहां पर आपको बेसिकली यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द एनिमल बाय सीइंग, यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज व्हेन इट्स कमिंग ऑन यू टू like as a prey, when it's coming on you, it's coming on you to have its like food, और वो जब आपको खाने, उसका वे जो है आपको मारने का, वो बताएगा कि आप किस तरीके से उस एनिमल को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, कौन सा एनिमल है वो. ठीक है, सो दिस वाज द एंटायर पोएम बाय कैरोलिन वेल्स. बेसिकली बच्चों, आपको पहले भी मैंने बताया था क्वेश्चंस कैसे आते हैं, स्टैंजा वाइज आएंगे. आपको अगर ये वाला स्टैंजा दे दिया जाता है तो आपको यहां से लेकर यहां तक का स्टैंजा दे दिया जाएगा, और इसमें से आपको 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. उसमें से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, व्हाट्स द नेम ऑफ द पोएट. तो आपको पोएट का नेम, हर एक पोएम में पोएट का नेम आपको लर्न करना ही करना है, एसेंशियल है. प्लस आपको इनमें से जो बेसिकली 2 या 3 क्वेश्चंस बचते हैं पोएट के नेम के बाद, वो आपको इसी स्टैंजा में से पूछे जाएंगे. ठीक है, तो आपको स्टैंजा वाइज पेपर में एज एन एक्सट्रैक्ट बेस आ सकता है, और उसमें आपके पास 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं. नाउ लेट अस सी द समरी ऑफ द पोएम. इट्स अ ह्यूमरस पोएम. हमने ये देख लिया कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे एनिमल्स को, हम उनके खाने के वे से ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो ये एक बहुत ह्यूमरस पोएम है. द पोएट suggests some dangerous ways of identifying wild animals. बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके ये बताती हैं. The suggested ways create humor, और ये जो ways इन्होंने बताए हैं इसकी वजह से ही humor create होता है. He sees if you she sees, Carolyn Wells says, if you ever visit द जंगल्स इन द ईस्ट, अगर आप ईस्ट में जाते हैं और आप एक लायन को एनकाउंटर करते हैं, यानी कि आप मिलते हैं टाइगर को और लेपर्ड को, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई देम बाय द वेज दे अटैक यू. वो किस तरीके से आपको अटैक करने आ रहे हैं उससे आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे. आइडेंटिफाइंग व्हाइल डाइंग मेक्स द आइडिया मेक्स यू लाफ. हम कोई चीज पहचान ही तभी पा रहे हैं जब हम मरने वाले हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही फनी चीज बन जाती है. She also tells you to identify a bear from its friendly hard bear hug, a hyena from its laugh, and crocodile from its weeping while swallowing its victim. जो भी victim है, जिसको भी crocodile खा रहा है, तो वो उसको खाते खाते weep कर रहा है. इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे
कि वो एक क्रोकोडाइल है. If you see nothing on the tree, then there is a chameleon, as it has the quality to change its color according to the surrounding. यहाँ पर वो camouflage करने की बात कर रहे हैं कि जो chameleon होता है, true chameleon जो होता है, वो easily camouflage कर लेता है अपने surrounding के color के according. तो अगर आपको tree पर कुछ नहीं दिख रहा तो वहां पर एक chameleon होगा. Now let us see the rhyme scheme. So here I have mentioned just one paragraph, one stanza, और इसी stanza से हम entire poem का rhyme scheme निकाल लेंगे because all the stanzas are rhyming the same. So if you ever should go by chance to the jungles in east, तो chance जो है इसको हम letter A दे देते हैं. Now chance is not rhyming with east, so इसको हम B देते हैं. And if there you should advance, chance advance, again a large and towny beast, east and beast. Just a second, here only I'll write. If he roars at you as you are dying, you'll know it's the Asian lion. So dying and lion, basically dying में ing वाला आवाज आ रहा है and lion is nowhere resembling dying, but the poet is using the word dying just to make it rhyme with lion. So इधर हम लोग जो pronunciation है उसको थोड़ा सा change करके दोनों का rhyme कराएंगे. So what's the rhyme scheme that we found out? It was A B C C. So rhyme scheme used in the poem is A B C C. Okay. Now poetic devices, an important part in any poem. इसके बिना कोई भी poem अधूरी है, तो इसी तो हमें करना ही पड़ेगा. तो stanza 1 enjambment. अब हम यहाँ पर stanza wise देखेंगे कि कैसे हम poetic devices को use कर रहे हैं. So enjambment मैंने आपको बताया हुआ है. enjambment क्या होता है? जब भी एक लाइन में हम कोई भी सेंटेंस को खत्म नहीं करते एंड वी मूव इट टू द नेक्स्ट और द नेक्स्ट लाइन विदाउट यूजिंग पंक्चुएशन मार्क एट द एंड. क्या आपको यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क दिख रहा है? नो. सो दिस इज enjambment. Again after advance there is an enjambment. Now dying here again has an enjambment, but जो ये apostrophe है ये dying को relate करने के लिए लगाया है, ना कि sentence finish करने के लिए. So this is enjambment. So continuation of a sentence to the next line, and if there, और ये मैंने आपको first की 3 lines बता दी है. Then inversion, change in the format of a sentence if there should to you advance. अगर आपको advance करने के लिए कोई भी जैसे इस सेंटेंस का बेसिक मतलब क्या था? आपके सामने अगर गलती से कोई भी एनिमल आ जाए, ठीक है, सो देयर इज अ चेंज इन अ फॉर्मेट, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन, जहां पर पोएट जो है वो वर्ड्स की जगह अदली बदली कर देते हैं, वर्ड्स की जगह चेंज कर देते हैं और चेंज करने के बाद वो सेंटेंस को राइम करने के लिए सेट करते हैं. तो इसका सही क्या होना चाहिए था? इफ देयर यू शुड एडवांस, अगर आपके सामने कोई एनिमल आ जाता है. देन एजोनेंस, एजोनेंस इज व्हाट? repetition of vowel sound in between the words, closely placed words. तो you should go, should to you, roars, ये सब में आपको o का साउंड मिल रहा है. Then allusion, allusion क्या होता है बच्चों? जब भी हम किसी भी चीज की बात करते हैं जो कि पास्ट इवेंट्स या फेमस किसी चीज के बारे में हमें लाइक रेफर करके देता है. तो जब भी हम जैसे एशियन लायन हो गया, बंगाल टाइगर हो गया, ये फेमस चीजें, इनको सब जानते हैं, तो इनका रेफरेंस हम अपनी पोएम में दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अल्यूजन. तो स्टैंजा 1 में आपके पास एशियन लायन, स्टैंजा 2 में आपके पास बंगाल टाइगर आ जाएगा, ये रहा बंगाल टाइगर. तो ये दोनों क्या है? अल्यूजन. जब भी हम किसी फेमस किसी भी कैरेक्टर की बात कर ले, क्रीचर की बात कर ले, एनिमल, ह्यूमन, इवन हिस्टोरिक इवेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसको भी हम अल्यूजन में लेते हैं, ठीक है, स्पेशली इन द पोएम्स. देन एलिटरेशन, एलिटरेशन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स. तो यहां पर आपके पास जो रोमिंग राउंड है, सेकेंड स्टैंजा, let us see. Or if sometime when roaming round, जब भी हम घूमने के लिए बाहर निकले हैं तो इसके लिए हमें
रोमिंग राउंड, आर आर का स्टार्टिंग में आर आर का साउंड है. Then inversion, again the change in the format of a sentence. The Bengal tiger to discern. Basically sentence क्या होना चाहिए था? To discern. Discern का मतलब मैंने आपको बताया to identify. To discern the Bengal tiger. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? रूल ऑफ इन्वर्जन, जहां पर वर्ड्स जो है वो अदला बदली हो गए हैं. नाउ विल मूव टू स्टैंजा 3. सो स्टैंजा 3 में फर्स्ट इज एजोनेंस. एजोनेंस इज व्हाट? रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, हमें बार बार ओ का साउंड आ रहा है, सो दैट्स एजोनेंस. एलिटरेशन, एलिटरेशन अगेन बिगिनिंग में ही रेपिटेशन होना, लाइक लेटर्स के साउंड का. सो इट्स ही हैज. पोएटिक लाइसेंस, पोएटिक लाइसेंस जहां पर पोएट को एक लाइसेंस मिल जाता है, एक लिबर्टी मिल जाती है कि वो अपने अकॉर्डिंग जो वर्ड्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, उनकी स्पेलिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनकी जगह को मॉडिफाई कर सकते हैं. जैसे उन्होंने लेफ्ट का जो एक्चुअल स्पेलिंग होता है वो होता है LEAPT, बट उन्होंने क्या यूज करा उसकी जगह? लेफ्ट. और फिर वो लास्ट लाइन में, सेम स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा की लास्ट लाइन में वर्ड यूज कर रहे हैं लेफ्ट एंड लेफ्ट. यहां पर भी पोएटिक लाइसेंस का यूज होगा. ठीक है. रेपिटेशन, रेपिटेशन जब उन्होंने लास्ट में बोला लेफ्ट एंड लेफ्ट, तो वो दोनों लेफ्ट जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो रेपिटेशन. एजोनेंस अगेन यूज ऑफ वाउल साउंड where it is strolling forth you who spot do no good to roar. again o का साउंड आ रहा है. then last is consonant, use of he'll only left and left. तो यहाँ पर he will है, बेसिकली दिस इज ही विल. तो विल का डबल एल, ओनली में डबल एल, तो ये क्या है? रेपिटेशन हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड का इन बिटवीन द वर्ड्स. तो दिस इज कॉन्सोनेंट्स. नाउ स्टैंजा 4, इंजैबमेंट. ये हमने देखा जैसे कि जहां पर भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है लास्ट में, एंडिंग में, वो इंजैबमेंट होता है. सो कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस टू द नेक्स्ट लाइन. इफ यू वर वॉकिंग एंड यू सी द क्रीचर देयर. सो इस लाइन के लास्ट में स्टैंजा 4 देख लेते हैं हम एक बार. So if you are walking round your yard, you meet a creature there. So यहाँ पर आपको कोई भी punctuation mark नहीं दिख रहा है. Therefore, it's an example of enjambment. Then alliteration, use of w sound when walking, use of h sound who hugs, use of b sound it be a bear. आपको पता चल जाएगा कि वो bear है. So there is repetition of like same sound. Assonance, use of vowel e, meet a creature there. Again यहाँ पर creature there, आपको e का sound आ रहा है. Then last, stanza 5, alliteration, use of consonant sound and no voice might non plus, use of the sound the, thus. Stanza 5. Enjambment, again no white might non plus के बाद आपको जो डिस्टिंग्विश द बीस्ट ऑफ प्रे, नो वॉइस माइट नॉन प्लस, इनके बीच में आपको कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं दिख रहा है. एंड द क्रोकोडाइल यू मे टेल फ्रॉम हाइनास 10. तो यू मे टेल फ्रॉम हाइनास 10 के बाद आपको यहाँ इस लाइन के एंड में पंक्चुएशन मार्क नहीं मिल रहा है. देन पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन इसीलिए क्योंकि हाइनास जो है वो एक्चुअल में लाफ नहीं करते और क्रोकोडाइल्स एक्चुअल में वीप नहीं करते. तो एक ह्यूमन ट्रेट है या ह्यूमन क्वालिटी है जो एनिमल्स को दे दिया गया है, उसके लिए हम पर्सोनिफिकेशन यूज कर रहे हैं. हाइनास स्माइल एंड क्रोकोडाइल वीप. देन लास्ट स्टैंजा 6, एलिटरेशन, यूज ऑफ एच साउंड ही hasn't, एंड कॉन्सोनेंट्स में यूज ऑफ जी साउंड, जहां पर वो दे रहे हैं आपको सिंगल विंग, तो ग का साउंड दो, जी का साउंड दोनों जगह आ रहा है, सिंगल एंड विंग. So basically this was all about the poem children, how to tell wild animals. I hope you have understood and now you have to practice it, see the question answers, और आपको एग्जाम में ज्यादातर extract like stanza wise question पूछे जाएंगे. ठीक है, तो you have to understand each and every paragraph thoroughly and you have to practice the question answers for the same. Okay, so this was all for today. Good day children.